नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। इस बार हम बात करने जा रहे हैं द आइडिया ऑफ इंडिया यानी भारत एक विचार की। हमारे संविधान में देश की कल्पना एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में की गई है, लेकिन आज़ादी के 67 साल बीत जाने के बाद भी देश सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहा है। जब मैं हिसाब लगाने बैठी तो मुझे देश में हुए दंगों की गिनती करना मुश्किल हो गया। 100 से ज़्यादा के करीब दंगे हो चुके हैं। हमारे मेहमान शायद इस पर ज़्यादा ठीक से प्रकाश डाल पाएंगे, लेकिन हाल में मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा एक ताज़ा मिसाल है, जिसमें 48 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर बार हो गए। देश एक के बाद एक डरा देने वाले ऐसे दंगे देखता चला जा रहा है, लेकिन इससे निपटने के लिए तैयार किए गए सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बिल पर एक सन्नाटे भरी खामोशी है। एनएसी की मेंबर फरहान नकवी के कहे शब्दों को अगर मैं दोहराऊं तो डेथली साइलेंस है। 2 साल हो गए हैं, आखिर क्यों खामोशी छाई हुई है इस बिल को लेकर, और क्या इसके आने से ऐसे दंगों को रोका जा सकता है? क्या सामाजिक सौहार्द कायम किया जा सकता है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान साहब। रहमान खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं तीस्ता सीतलवाड़, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनकी पहचान ज़्यादा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तीस्ता। हमारे साथ एनसी सक्सेना हैं, जो कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी एनएसी के मेंबर हैं, और इसके अलावा इनकी एक और पहचान है, अलीगढ़ और आगरा में 1974 से लेकर 71 के दौरान आप डीएम भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शास्त्री जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ नरेंद्र कुमार हैं, जो कि इंद्रप्रस्थ पब्लिक अफेयर्स सेंटर यानी आईपीएसी के निदेशक हैं, ह्यूमन राइट्स पर काम करते हैं। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर हैं। श्याम, आपका भी बहुत स्वागत है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक खास रिपोर्ट। दिल्ली से गुजरात, और अब मुजफ्फरनगर। दशकों गुजरे मगर शिकायत वही है। जब दंगों का कहर टूटा तो प्रशासन गायब था और जवाबदेही तय नहीं हुई। सैकड़ों लोग मरे, हजारों परिवार लुटे, लेकिन अपना फर्ज ना निभाने वाले अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, एक दंगे से नहीं, जितने भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं उसमें सरकार का हाथ होता है। मुझे ये लगता है कि ये राइट टाइम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करे। प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी में ये लिखा भी है कि आप कम्युनल वायलेंस बिल को ऑर्डिनेंस के तौर पे लाइए, जिस तरह से आपने फूड सिक्योरिटी बिल लाए थे। क्या प्रस्तावित सांप्रदायिक हिंसा निरोधक कानून सचमुच समाधान है? इसके समर्थक कहते हैं कि ये कानून बना तो पुलिस और प्रशासन में नीचे से ऊपर तक की चेन ऑफ कमांड की जवाबदेही तय करना संभव होगा। पुलिस कंट्रोल रूम और इलाके के सभी थानों में केस डायरी, स्टेशन डायरी और जांच और अदालती कार्यवाही से संबंधित दूसरे दस्तावेजों को सुरक्षित रखना अनिवार्य हो जाएगा, जिसके बाद में ये पता लगाना संभव होगा कि किसने जानबूझकर अपनी ड्यूटी नहीं निभाई और कौन समय पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा। जो अफसर ड्यूटी ना निभाने के आरोपी होंगे, उन पर मुकदमा चलाने के लिए मांगी गई इजाजत पर सरकारों को 30 दिन के अंदर फैसला लेना होगा। ऐसा नहीं किया तो माना जाएगा कि उन्होंने मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। अर्जी ठुकराई तो इसका कारण बताना होगा। अगर कोर्ट उन कारणों से संतुष्ट नहीं हुआ तो मुकदमा चलाने के सवाल पर खुद फैसला करने में वो सक्षम होगा। प्रभावित इलाके में टेलीफोन कॉल से संबंधित तमाम रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जा सकेगा। अस्पतालों के तमाम मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकेंगे। इन उपायों से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और वंचित समूहों को इंसाफ मिलेगा। तो फिर बरसों की जद्दोजहद के बावजूद आज तक क्यों नहीं बना यह कानून?
इसलिए कि इसके समर्थक हैं तो उतने ही कट्टर विरोधी भी। सवाल उठे कि अगर गलती अल्पसंख्यक या वंचित समुदायों की हो और निशाना हिंदू या संपन्न तबके के लोग बने हों तो उन्हें संरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? इस कानून के तहत बनने वाली नेशनल अथॉरिटी क्या संविधान की संघीय भावना के खिलाफ नहीं है? फिर जब भारतीय दंड संहिता में तमाम अपराधों के खिलाफ पर्याप्त कानून और प्रावधान हैं, तो दंगों के लिए अलग से कानून की क्या जरूरत है? और दंगे अगर व्यापक सामाजिक राजनीतिक परिघटना का हिस्सा हैं, तो एक और कानून बना देने से अंतर क्या पड़ेगा? मुद्दे गंभीर हैं और विवाद तीखा है, लेकिन मुजफ्फरनगर के अनुभव के बाद क्या अब सहमति के बिंदु सामने आएंगे? रहमान खान साहब, सबसे पहले मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि आप केंद्र में मंत्री भी हैं और तमाम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग बार बार ये मांग कर रहे हैं कि अगर सांप्रदायिक हिंसा बिल होता तो ऐसे तरह के दंगों को जो मुजफ्फरनगर में हुआ, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हैं और 50 के करीब लोग मारे गए, वो रोका जा सकता था। आपकी सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है? देखिए, हमारी सरकार का, यूपीए सरकार का कमिटमेंट था कि कम्युनल वायलेंस अवॉइडेंस बिल लाएं और एनएससी ने एक बिल बनाया और वो बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस करने के बाद वो स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने उसको जांच करने के बाद उनके सिफारिशात के साथ होम मिनिस्ट्री को भेजे हैं और उसके बाद में कंसेंसस डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए ये बिल इंट्रोड्यूस उसको पास नहीं होना जा रही है। बहुत सारे लोगों को और एनएससी के लोगों को ये लग रहा है कि सरकार ने कंसेंसस तो लैंड एक्विजिशन बिल पर डेवलप करा लिया, जो कि ज्यादा पेचीदा बिल था। सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल पर भी कंसेंसस डेवलप करा लिया, वो भी बहुत पेचीदा था, लेकिन सरकार इस पर क्यों नहीं कंसेंसस डेवलप करवा पा रही है? इसमें कोशिश हुई कि कंसेंसस लाने की, मगर स्टेट्स के जो लोग हैं, यानी कि इसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस में और लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट का है, इसलिए कुछ उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। और मगर स्टैंडिंग कमेटी ने इन तमाम चीज़ों को देखा है और स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन के साथ इस बिल को हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री ने इसको होम मिनिस्ट्री से टेकअप किया है और मैंने हाल ही में प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को भी खत लिखा है कि जल्दी से जल्दी इस बिल को आने वाले सत्र में पेश किया जाए। जी, आपके पास लौटेंगे रहमान खान साहब। तीस्ता, आप भी मानवाधिकार के मसलों पर लगातार काम करती रही हैं, वकील भी हैं। क्या आपको लगता है कि ये बिल वाकई दंगों को रोकने में कामयाब साबित हो सकता है? मैं वो सवाल का जवाब ज़रूर आपको दूंगी, मगर इसके पहले मुझे ये कहना है कि ये सरकार का कहना कि हम ये पूरे कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। सरकार ने 2004 से हम लोगों को सबके साथ एक धोखा मचाया है। उन्होंने वादा किया था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कि ये देंगे, तब दावी लेफ्ट ताकतें भी उनकी साथ थी। 2005 के बिल में कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए दोबारा एक ड्राफ्ट एनएससी ने भेजा गया। ये बिल को मारने के लिए एनएससी का ड्राफ्ट नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में पेश किया गया, वो गलत था। उनको पहला वो सरकारी रूप में एनआईसी के सामने लाना था ताकि जो भी कंट्रोवर्सी हो वो गवर्नमेंट बिल के साथ हो। जानबूझ के सरकार के अंदर के लोग जो ये कानून को मारना चाहते थे, उन्होंने गलत, मतलब एनएसी एक रिकमेंडरी बॉडी है, रिकमेंडेटरी, उसमें हम भी शामिल थे सजेशंस देने में, मगर सरकार की जिम्मेदारी थी कि एनएसी ड्राफ्ट पे काम करके उसके बाद एनआईसी के सामने वो लाए। वो चाहते थे कि उसके पहले ही बवाल मच जाए ताकि वो स्टॉल हो जाए, और इसीलिए हम सरासर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने तो 2004 में बस एक वादा किया था देश के लोगों को, सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, सिखों के साथ, क्रिश्चियों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ, कि आप अल्पसंख्यकों के प्रोटेक्शन के लिए कानून लाएंगे। वो अगर आप अधूरा रखेंगे तो आपकी नीयत में खराबी है। रहमान खान साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं तीस्ता जी जो कह रहे हैं वो सही है कि बिल 2004 से ये एक हमारा वादा था। बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया, स्टैंडिंग कमेटी इसकी जांच हुई है और हाल ही में एक कहीं ना कहीं इसमें रुकावटें आ रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री ने, मेरी मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री को
जो स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन है उन रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट करके इस बिल को मैंने यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से ला लें इस बिल को, क्योंकि इसकी मुजफ्फरनगर के फसादात के बाद आज ये महसूस हो रहा है कि इस बिल की शिद्दत से ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जी, लेकिन जो तीस्ता ने सवाल उठाए कि जो मिनिस्ट्रीज को इस पर काम करना चाहिए था, जो मंत्रालयों को इस पर काम करना चाहिए था, सरकार को काम करना चाहिए था, वो सरकार ने अपनी तरफ से काम नहीं किया और एनएसी के ड्राफ्ट बिल को लेकर विरोध शुरू हो गया और इसलिए ये बिल लटका रहा। क्या आपके मंत्रालय ने अपनी तरफ से इसमें कुछ काम किया है? क्या होम मिनिस्ट्री ने इसमें अपनी तरफ से कुछ नई चीजें जोड़ी हैं, कुछ काम किया है या नहीं किया है? होम मिनिस्ट्री से हमारे पास एक ड्राफ्ट भेजा गया था जी, और वो ड्राफ्ट के ऊपर हमारी मिनिस्ट्री ने ये कमेंट किया है कि ये ड्राफ्ट में बहुत सी खामियां हैं। होम मिनिस्ट्री को इतना ही करना चाहिए कि जो बिल पेश किया गया था उस पर स्टैंडिंग कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे उसको इनकॉर्पोरेट करके बिल को पेश करना है। मैं इस बारे में होम मिनिस्ट्री को खत लिख चुका हूँ। जी, तो मंत्री को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो तो ये भी चाहते हैं कि अगर इस तरह के दंगे को रोकने में ये बिल मददगार साबित हो सकता है तो उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया जाए। आप अलीगढ़ में भी और आगरा में भी डीएम रह चुके हैं और आपकी कहानियां मैंने सुनी है कि आपके डीएम रहते हुए वहाँ शांति कायम करने में बड़ी मदद मिली। इस बिल में एक महत्वपूर्ण बात है प्रशासन को जिम्मेदार बनाने का। क्या आपको लगता है कि प्रशासन को जिम्मेदार बनाकर, अधिकारियों को जिम्मेदार बनाकर ऐसे दंगों पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, ये जो बिल है इसका जो उद्देश्य अवश्य है कि प्रशासन को हम मजबूत बनाएं और उनको अकाउंटेबल बनाएं, लेकिन साथ साथ ये बिल मैं समझता हूँ बहुत ही वांछनीय है, डिज़ायरेबल है, लेकिन ये समझना कि बिल के आने के बाद दंगे रुक जाएंगे या ये इन इटसेल्फ सफिशिएंट होगा, ये भी सही नहीं है। दंगों के पीछे जो बड़े बड़े फोर्सेस हैं हमारे सोसाइटी में काम कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं 3-4 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आज हम देखते ये हैं कि सभी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सभी एक वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए हैं। वो चाहते ये हैं कि जो गरीब व्यक्ति है, छोटा किसान है, वो भूल जाए मैं छोटा किसान हूँ, वो भूल जाए कि मैं सड़क पे सोता हूँ, वो भूल जाए वो रिक्शा चालक है, वो समझे मैं या तो हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। दूसरे बड़ा भारी फोर्स ये है कि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली आज से नहीं बल्कि पिछले 50, 60, 100 साल से काफ़ी बड़ी प्रेजुडिस और बायस कम्युनिटीज़ के बीच में है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है और दुर्भाग्यवश ये जो बायस है ये पुलिस में बहुत घुस गई है। तीसरी बात मैं कहूँगा कि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली सेकुलरिज्म की कोई डेफिनेट परिभाषा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि इंडिविजुअल इक्वालिटी बट नो ग्रुप इक्वालिटी, यानी ग्रुप्स के बारे में कोई बात ना करे, हम सभी जो हैं अपने आप को भारतवासी समझें। कुछ लोग ये समझते हैं, खासतौर से अल्पसंख्यक समझते हैं कि इंडिविजुअल इक्वालिटी के साथ साथ ग्रुप इक्वालिटी भी होना चाहिए कि अगर हम 13% हैं तो पार्लियामेंट में 13% हो, शासन में 13% हो, IAS में 13% हो। अगर ऐसा नहीं है तो सिस्टम अनफेयर है, सिस्टम खराब है। तो दो अलग अलग परिभाषाएं सेकुलरिज्म की हैं। जहाँ तक हमारा संविधान है वो इसकी पीछे की पोजीशन लेता है, पॉलिटिकल एसिमिलेशन, कल्चरल प्लूरलिज्म, बट पॉलिटिकल प्लूरलिज्म की कॉन्स्टिट्यूशन में इजाजत नहीं है। आपने जो 3 मुद्दे गिनाए हैं उसमें से एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो है राजनीतिक रूप से जो वोट बैंक की खातिर बायसनेस दिखाई जाती है और जिसको इन्होंने आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का नाम दिया है। क्या आप लोग नहीं मानते हैं कि इसको अगर ठीक कर लिया जाए तो हमारे देश में जो सामाजिक सौहार्द है उसको कायम रखने में ज़्यादा मददगार साबित होगा? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आज हमारे देश में जिस प्रकार से दंगे होते हैं और उन दंगों पर जो विचार आते हैं, चाहे वो नेताओं के हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के हों,
चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में लगे लोगों के हों, कहीं न कहीं वो विचार कहीं न कहीं किसी न किसी विचारधारा से या संस्था से मोटिवेटेड होते हैं। सच्चाई आ ही नहीं पाती है सामने की क्या है। और आप लोग कोई विचारधारा, कोई संस्था से मोटिवेटेड नहीं है? नहीं, देखिए अभी मैंने उनकी बात करी है जो लोग इन सब दंगों इत्यादि में जो लोग जिम्मेदार, तत्कालीन उस समय जिम्मेदार होते हैं, उनका विचार तो केवल इतना होता है कि वो उनके जो इमीडिएट बॉस है उनको वो खुश कर सके और उनके रास्ते को साफ कर सके, उससे दंगे से भी उनको लाभ दिलवा सके। और उसमें जो एक मेजॉरिटी के रूप में वर्ग है, सांप्रदायिक हिंसा बिल पास करा दिया जाए, अगर पार्लियामेंट में लाया जाए और पास कराने का मौका है, तो आपकी पार्टी क्या इसमें सहयोग करेगी? क्या आपको लगता है कि सांप्रदायिक हिंसा बिल के पास हो जाने से कम ऐसे दंगों पर रोक लगाई जा सकेगी? देखिए, सरकार का तो काम ही है बिल बनाना, और जो विपक्ष बैठा है वो उन बिल पर, जो भी बिल बन रहे हैं उस पर वह नज़र रखती है कि उसकी उपयोगिता, उसकी विशेषता और जिस वर्ग विशेष के लिए बिल बनाए जा रहे हैं उसके लाभ हानि को ध्यान में रखा जा सके जी। ऐसे में हम किसी बिल के विरोधी नहीं है। हाँ। पर जो बिल बनते हैं, उन बिल का जो मंसौदा होता है, उसमें जो मंसौदे रखे जाते हैं, हाँ। उनमें रखने वालों की जो नीयत खराब सामने आती है देख करके, उस पर हम ऑब्जेक्शन करते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं उसको भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। मुझे आपकी बात से ये आभास हो रहा है कि जो बार बार आरोप लगाए जाते हैं राजनीतिक दलों पर कि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं और इस वजह से भी इस तरह के दंगों को बढ़ावा मिलता है, वो आपकी बातों से कहीं सही साबित होता हुआ दिख रहा है। मुझे आशंका हो रही है, लेकिन मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद लौटूंगी तो आप दो मेहमानों से और चर्चा करूंगी। एक ब्रेक के लिए रुकती हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिक हिंसा कानून की, जिसके आ जाने के बाद मुस्लिम समुदाय को ऐसा लगता है कि उनकी सुरक्षा के लिए ये बेहद ज़रूरी है और वो सेफ रहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन हैं और कई सारे राजनीतिक दल भी हैं जो इसके खिलाफ हैं और वो ये मानते हैं कि इसमें सभी धर्मों, समुदायों को ठीक तरीके से एड्रेस नहीं किया गया है। बहुत सारे लोगों को अपने राजनीतिक हित और अहित भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है श्याम, मैं इसमें आपको शामिल करना चाहूँगी कि एक विचित्र सी स्थिति है। मुस्लिम समुदाय ये मानता है कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, जबकि बहुसंख्यक समुदाय ये मानता है कि ये उसके खिलाफ जाता हुआ बिल दिख रहा है। राजनीतिक दल इसे अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन क्या एक पत्रकार होने के नाते इंडिपेंडेंट रूप से आपको लगता है कि हमारे देश में ऐसे कानून की सख्त जरूरत है जो दंगों को आकर 21वीं सदी में आकर दंगों को रोकने में कामयाब हो सके? अमृता, 1984 में एक छात्र के तौर पर मैंने दिल्ली के सिख विरोधी दंगे देखे। 2002 में पत्रकार के तौर पर गुजरात के सांप्रदायिक दंगे देखे। सवाल ये है कि 2-3 मुद्दे हैं। एक तो ये कि जो टारगेट होते हैं वो ज़्यादातर अल्पसंख्यक होते हैं। आप किसी मुजफ्फरनगर देखें, कहीं भी देखें, चाहे वो पुलिस की गोली चले या दंगाइयों की, सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक उसमें प्रभावित होते हैं। तो सुरक्षा का सवाल है। दूसरा सवाल है रिहेबिलिटेशन का। आप तीसरा बेहतर बता सकते हैं कि गुजरात में रिहेबिलिटेशन का काम कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर में अभी भी हज़ारों परिवार बेघर हैं, उनके रोज़गार छिन जाते हैं, नए सिरे से उनको ज़िंदगी शुरू करनी होती है। तो एक समाज के तौर पर और सरकार के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके नागरिक हैं जो प्रभावित हैं। और उस संबंध में अगर एक कोई कानून लाया जाता है, उस पर आपत्तियां हो सकती हैं, राजनीतिक दलों को हो सकती हैं, समाज के अलग अलग वर्गों को हो सकती हैं,
उसको कैसे लागू किया जाएगा। जैसे सक्सेना साहब ने कहा कि सिर्फ कानून लाने से दंगे नहीं रुक जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि सरकार के तौर पर आपको एक कोशिश करनी होगी। आज कानून है तो कल को कानून को लागू कैसे किया जाए, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उस पर बहस होगी। लेकिन ये कानून जो आपका वादा है वो कानून लाना सरकार की जिम्मेदारी है, उसको राजनीतिक सहमति बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। और निश्चित तौर पर जब आप इस तरह की कोशिशें करते हैं तो जो प्रभावित वर्ग है, जो अपने आप को असुरक्षित समझता है, उसमें भरोसा जगता है। और भरोसा जगाना समाज और खासतौर पर मेजॉरिटी और सरकार दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है। जी, प्रभावित वर्ग को लेकर अलग अलग डेफिनेशन सामने आते हैं नरेंद्र जी, और वो बार बार ये कहा जाता है कि भाई ये प्रभावित वर्ग तो कोई भी हो सकता है, आपने एक खास अल्पसंख्यक समुदाय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी है, आपका क्या कहना है? मैं इस पे बात करूंगा। उससे पहले बिल को लेके ऐसा लगता है, खासकर इस सरकार ने जितने नए कानून बनाए हैं, कि ज़्यादातर समस्याओं का समाधान कानून से हो जाता है। सच्चाई ये है कि इस बिल के साथ या ये कानून भी बन जाएगा तो उसकी उतनी ही भूमिका है जितनी बाकी सब समस्याओं के समाधान में होती है। उसका ये मानना कि इससे एकदम सांप्रदायिक सद्भाव हो जाएगा, ये मुझे लगता है थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी। ये हम ज़रूर से ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में। जहाँ तक इस खास तौर से इस कानून इसका अब दिक्कत ये है कि आप किस बिल पे कमेंट कर रहे हैं। 2005 में एक बिल आया था, वो तो विड्रॉ हो गया, और 2011 में जो बिल बना वो अभी वैधानिक रूप से उस सेंस में बिल है नहीं। तो जब तक सरकार कोई नया बिल लेके नहीं आए जो ऑफिशियल बिल हो, उस पे ही आप एक तरह से टिप्पणी कर सकते हैं। जो एनएसी ने द्वारा जो प्रस्तावित ड्राफ्ट है उसमें रिहेबिलिटेशन, रिलीफ, वो वाला पक्ष तो हमको लगता है काफ़ी सही है और उसकी आवश्यकता भी है। लेकिन जो एक पक्ष को ये बिल नहीं देख पा रहा है वो उसके प्रिवेंशन को लेके है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता, जितना हमारी जानकारी है, हमने अपना काम किया है, ख़ासतौर से जितने भी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं, इसमें नॉर्थ ईस्ट भी शामिल है, कि जो भी सांप्रदायिक दंगा कोई एक दिन में हो जाता है, उसकी एक प्री कॉन्फ्लिक्ट स्टेज भी है, और उस प्री कॉन्फ्लिक्ट स्टेज में काफ़ी सिमरिंग होती है, और वो लक्षण हमको पहचानने चाहिए और प्रशासन का काम है। इस बिल में उस तरह की कोई बात, इनफैक्ट हमको ये लगता है कि कुछ जगह तो जो ऑलरेडी किसी भी हमारे समाज में विषमताएं हैं, कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, ये बिल इनफैक्ट हमको लगता है कि उन फॉल्ट लाइंस को और कहीं मजबूत ना करे। जी, आपने जहाँ पे छोड़ा है मैं उसी से इसकी शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या ये जो फॉल्ट लाइंस हैं या जो विषमताएं हैं समाज की, उसको देखने में ये बिल कामयाब नहीं रहा है, या क्या जो प्रिवेंशन के मेजर्स ज़्यादा उठाने चाहिए थे कि ऐसे दंगे हो ही नहीं, उसमें ये कहीं विफल है? देखिए, इसमें 3-4 मुद्दे आपको रखना चाहिए। आप ये मत समझ लीजिए कि अगर माहिती अधिकार का कानून, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल लाने के बाद पूरा करप्शन आपका चला गया क्या, मगर एक जवाबदेह आपका हक, नागरिकों का हक बना कि सरकार किस तरह अपने आप को चलाती है, करप्शन होता है कि नहीं, पूरे जो स्कैम आपके सामने नजर आए वो आपके सामने नहीं नजर आते। तो सवाल ये है कि अगर आपका नियत साफ है, सिर्फ सरकार की नहीं मगर बाकी भी पार्टीज, जिसमें लेफ्ट पार्टीज भी शामिल है, बसपा भी है, सपा भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, अगर आप चाहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा नहीं हो तो कम से कम नियत साफ करने के लिए आपको यह कानून पास करना पड़ेगा। 3 वजह है। गए 15-20 सालों में जिससे सक्सेना साहब जैसे डीएम थे, आईएएस ऑफिसर, वैसे कम से कम 50 में पुलिस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर के नाम आपको दे सकती हूँ जिन्होंने जिम्मेदारी से ये बात कही है कि अगर सरकार चाहती है तो 24 घंटे के अंदर सांप्रदायिक हिंसा रोकी जा सकती है। ये पुलिस ऑफिसर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूं, जो वहां पे संभालता है। अगर वो ये बात कह रहा है, इसका मतलब ये है कि नहीं, ये बात ये कह रहा है कि अगर विभूति नारायण राय जैसे ऑफिसर हो या हर्ष मंदर जैसा डीएम हो या सक्सेना जैसे डीएम हो तो फिर रोका जाएगा। इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर सरकार अभी भी चाहे तो इसे रोक सकती है, तो फिर इस बिल की जरूरत क्या है? क्योंकि ये बिल के एक त्रिगुना हिस्सा जो नरेंद्र जी ने भी उसको नहीं समझा है सही से, वो डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी को लेकर बहुत बड़ा हिस्सा है, जो क्रिमिनल, जो पब्लिक सर्वेंट को कल्पेबल बनाता है और जवाबदेह बनाता है कि अगर आप वहां पे एक डीएम या एसपी होंगे जिले में या कमिश्नरेट में होंगे और आपके जरिए कोई ड्यूटीज की निभाना नहीं होगा तो यू विल बी कल्पेबल अंडर दिस लॉ। तो एज अ प्रिवेंशन। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, ये कहना कि कानून से पूरी बात सुलझ जाएगी, ये बेवकूफी की बात है। मगर 30% मैं कह रही हूँ प्रिवेंशन होगा, क्योंकि हमारे देश में सिविल सर्विसेज जो है, आईएएस और आईपीएस, सक्सेना साहब जैसे लोग बहुत कम हैं,
माइनॉरिटी में है, 10% होंगे जिसके पास मॉरल करेज है। ज्यादा लोग राजनीतिक हवा से बहते हैं। अगर ये कानून आएगा तो वो समझेंगे कि हम भी फंस सकते हैं, तो वो अपने आप को बुरे रास्ते पर नहीं जाने देंगे। तो इट विल बी अ प्रिवेंशन इन इटसेल्फ। और आखिरी बात, ये बात मैं कहना चाहूंगी कि ये कहना कि ये सिर्फ एक तबके के लिए है, ये गलत है। मैं बार बार करूंगी, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली को सिर्फ ये कहना है कि ये कानून वहां पे भी लागू करो, और कश्मीरी पंडित भी अपना हक वहां पे, या बौद्ध भी वहां पे हक क्या अपना। आपको लगता है इतनी आसानी से वहां पर ये नहीं, मगर एक मुहिम चला। है। नहीं 370 इसमें नहीं आता। 370 तो कोई कानून ही भारत सरकार का नहीं लागू हो हमने ये सकता है। कानूनी एग्जामिन किया है, ये 370 में नहीं आता है। आप इसको एग्जामिन कर सकते हैं। मामला वैसा ही होगा, नागालैंड में भी वैसा ही होगा। नागालैंड में भी वहां पे अमृता जी, सवाल ये है, नहीं देखिए, मुझे खत्म करने तो दीजिए, फिर आपको चांस मिलेगा। मगर सवाल इसमें 3 हिस्से हैं। एक है कि नए क्राइम्स का डेफिनेशन है जो हमारे आईपीसी में नहीं है। नए क्राइम्स का डेफिनेशन है जो हमारे आईपीसी कानून में नहीं है, जिसमें जेंडर वायलेंस है, टारगेटेड वायलेंस है, वगैरह वगैरह। और कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सर्वेंट को लेके एक बात है कि अगर आप वहां के जिम्मेदार ऑफिसर हो, चाहे प्रशासन के या पुलिस के, और अगर आप अपने कानूनी कार्रवाई नहीं करो और हिंसा को भड़कने दो, सिर्फ उस वक्त नहीं मगर 3-4 महीने से, तो आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्रिवेंशन के रूप में ये कानून काम में आएगा। 30% कम से कम दंगे रुके जाएंगे। मैं इसमें रहमान खान साहब को ले आना चाहती हूँ। रहमान खान साहब, आप मानते हैं कि इस राजनीतिक कानून की धमकियां नहीं बहुत चलेगी जरूरत है, लेकिन क्या प्रिवेंशन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि ये प्रिवेंटिव हो सकता है ये कानून? देखिए, जो तीस्ता जी ने कहा, मैं उनसे पूरा सहमत हूँ, क्योंकि इससे, इस बिल से प्रिवेंशन तो हो सकता है। यानी कि कानून का बनना ज़रूरी है। ये नहीं कि कानून का, अगर कानून से कुछ नहीं होता इसलिए हम कानून नहीं बनाना चाहिए, ये गलत है। कानून का होना ज़रूरी है, और ये कानून और ये प्रिवेंशन से, इस बिल से सांप्रदायिक दंगे प्रिवेंट किए जा सकते हैं। हमारे जो अफसरान होते हैं, हमारे जो डीएम होते हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो अगर उनको, जैसा कि अभी यहाँ कहा गया कि इसका प्री वायलेंस का भी एक रुख होता है, तो वो अगर सही तरीके से हमारे अफसरान उसको हैंडल करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत से दंगे हम रोक सकते हैं। जी, एनसी सक्सेना साहब, बहुत सारे ऑफिसर्स को मैंने ये भी कहते सुना कि दरअसल अगर दरोगा या एसपी किसी चीज के लिए जिम्मेदार है, दंगे को भड़काने के लिए या न रोकने के लिए, तो उसमें डीएम को क्यों कटघरे में खड़ा किया जाए? इस तरह का रुख लेके वो विरोध करते हैं इस बात को। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विरोध जायज है, या उनको वाकई जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपनी? ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, ये क्राइम से थोड़ा अलग है। क्राइम जो है वो सिर्फ पुलिस का एक लुकआउट है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पर कि पॉलिटिकल फोर्सेस काम करते हैं, जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक फोर्सेस काम करते हैं, वहाँ बहुत ज़रूरी है कि दरोगा के ऊपर, एसपी के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि एक ब्रॉडर व्यू ले सकता है, उसको दायित्व दिया जाए। तो इसीलिए हमारे कानून में, पुलिस एक्ट में और सभी पिछले 100 साल से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सिवाय बड़े बड़े शहरों में छोड़कर, दिल्ली जैसे शहरों में छोड़कर, ये पावर दी गई है। मैं एक दो बातें और कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि समाज में हमें सद्भावना भी चाहिए, हमें न्याय भी चाहिए, दोनों बातें चाहिए, और इनकी स्ट्रेटजी अलग अलग होगी। सद्भावना के लिए ज़रूरी ये है कि भाई जो हमारे सोशल लीडर्स हैं वो आपस में काम करें, लेकिन ये सद्भावना के नाम पर हम न्याय को भूल नहीं सकते। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल तैयार किया गया है, वो एक गलत आरोप है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, करवाने वाले में से चर्चा जारी रहेगी। अक्सर सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक सख्त कानून की ज़रूरत महसूस की जाती रही है। ये महसूस किया जाता रहा है कि अधिकारियों को ज़्यादा जिम्मेदार बनाया जाए, लेकिन उनके पीछे जो ताकतवर लोग हैं उन्हें क्यों छोड़ दिया जाता है? एक सवाल ये भी बहुत मजबूती से उठता रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो ऑडियंस है उसमें से कुछ लोग सवाल करना चाहते हैं। जी, मेरा सवाल एक है कि जैसे आप बीजेपी से हैं और
पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता में, कि संगीत सोम जो आप ही के पार्टी के विधायक हैं, वो दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार थे, वहाँ सीडी बांटते पाए गए जिसमें भड़काऊ भाषण है। और आप अपने वक्तव्य से ऐसे कतरा रहे हैं। देखिए, इस देश में 2 तरह की विचारधाराएं चल रही हैं इस समय मौजूदा वक्त में। एक ये कि अगर हिंदू है तो उसे हर कदम पे ये साबित करना है कि मैं हिंदू ही हूँ, और दूसरा ये, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझे हर कदम पे ये साबित करना है कि मैं देशभक्त हूँ। ये बायस विचारधारा जब चल रही है तो फिर आप किस बुनियाद पे इस बिल को लाने से कतरा रहे हैं? जी, इन्होंने जो प्रश्न किया है बहुत ही अच्छा किया है कि इस देश में हम चिंता जब करने लगते हैं तो किसी खास वर्ग विशेष की चिंता करने लगते हैं। हमें ये जो ड्राफ्ट आया था, उस ड्राफ्ट के अंदर क्या था, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए थी। नहीं तो आप चर्चा करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप रोक रही हैं। नहीं, हमने अभी तो यहाँ पर हमें तो अवसर, आप सवाल का जवाब दीजिए और चर्चा करिए। आप तो जवाब ही नहीं दे रहे ठीक से। अमृता जी, मैं वही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उस ड्राफ्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि हिंदुस्तान में जितने भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का जो परिभाषा दिया गया है उसमें मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख, दलित और ऐसे ही तमाम उन लोगों को शामिल कर लिया गया है। उसमें सिर्फ एक जैसे हिंदू जिसकी इन्होंने बात किया है उसे बाहर कर दिया गया है। तो हिंदू को मेरे क्या सर माफ कीजिए, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। नहीं, आप मैं अपना आपके वक्तव्य सवाल का दीजिए। तो अभी जवाब दिया ही नहीं हूं। हाँ तो दीजिए ना। मैं तो जो यहाँ पर चर्चा हो रहा है, मैं उस चर्चा पर अपनी टिप्पणी दे रहा हूं। आज अगर उस बिल में है कि हिंदू अगर कोई किसी अल्पसंख्यक को अगर कोई बात कह दे तो गलती उसके खिलाफ एफआईआर होगा और हिंदू को अपने को निर्दोष साबित करना होगा। जिसको कहा, जिसने एफआईआर किया, बिल उसको बनाने वाले लोग आपकी तर्क से सहमत नहीं? नहीं, देखिए, हम ये बात नहीं है, हमारी बात पहले पूरी सुनी जाए कि उसमें जो विसंगतियां हैं बिल में, क्या उस पर चर्चा हो रही है? क्या उसमें केवल आप विसंगतियों के ऊपर सवाल उठाइए ना, हम तो चाहते हैं आप हम तो सवाल तो उठा रहे हैं जी। कि क्या ये बिल में केवल हिंदुओं को फंसाने के लिए और अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए, क्या यही इस बिल का उद्देश्य है? अगर ऐसा बिल का उद्देश्य है तो क्या ऐसे बिल को पास होना चाहिए? हम भी बिल को पास करने के पक्ष में हैं, लेकिन जहां तक आपके प्रश्न का उत्तर है कि ये सही बात है कि आज देश में जो माहौल बन गया है उसमें अल्पसंख्यक को यह राष्ट्रभक्त सिद्ध करने के लिए जैसे एक वातावरण बन चुका है और हिंदू शब्द का इतना परहेज हो रहा है कि हमें लगता है कि मेरे अलावा यहाँ पर इतने हम लोग बैठे हुए हैं, किसी ने हिंदू शब्द का ये क्वेश्चन जो प्रश्न किए उनके अलावा किसी ने हिंदू शब्द का प्रयोग भी नहीं किया, जबकि अन्य शब्दों का अच्छा खासा प्रयोग हो रहा है। जी, तो यह स्थिति इस समय देश की है। हम तीसरा इनकी बात का तो आप जवाब दीजिएगा। मुझे 3 बात कहनी है। देखिए, जब ये एनएसी का बिल, और मैं उसके पीछे जिम्मेदारी ले रही हूँ, एनएसी का बिल जब पेश किया गया तो 3 मुद्दे पे चिल्लम चाड़ी हुई। मैं बता रही हूँ। एक डेफिनेशन ऑफ ग्रुप पे हुई, जहाँ पे ड्राफ्ट में लिखा था रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, धार्मिक और जबानी स्तर पे जो अल्पसंख्यक है वो। तो ये जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उसी को मान लिया जाए क्या? आप मुझे तो पूरा करने दीजिए। आप देखो, मैंने सबसे पहले कहा कि अवसर ही नहीं मिल रहा है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि क्या आप जो कह देंगे उसी को मान लिया जाएगा? आप चाहते नहीं है कि सांप्रदायिक हिंसा रोकी जाए। हम चाहते हैं कि रोकी जाए और हमें जब अवसर मिला है हमने सिद्ध कर दिया है। भारती ने लखनऊ में कहा कि हमारे प्रशासन में, हमारे शासन में, हमारे 6 वर्ष का शासन देख लीजिए कितनी दंगे हुए, और गुजरात का देख लीजिए। अगर गुजरात पर आप टिप्पणी करती हैं तो मैं उस पर भी कह रहा हूं आपके 6 साल के शासन में वहां 5 टर्म की सरकार चल चुकी है, अभी तक गुजरात का दुर्भाग्यपूर्ण हादसा को छोड़ दिया जाए तो अभी तक वहां पर एक भी कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुआ। आपको मानना पड़ेगा कि जब माइती अधिकार में आप बात रखो या जिम्मेदारी से बात कीजिए सर, जब राइट टू इंफॉर्मेशन बिल लाया गया पार्लियामेंट में, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, वहां पे भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, 192 उसमें चेंजेस लाए गए, 192 चेंजेस। अगर आपकी नियत साफ होती तो आप सरकार को कहते कि ये 3-4 हमारे दिक्कतें हैं, मगर हम स्टैंडिंग कमेटी में उसको सुधारेंगे। देश में हम कह रहे हैं, नहीं, हमने हर जगह कहा, हर फोरम पे कहा, सदन को और इस पर चलाने नहीं हमने देते। सैकड़ों आर्टिकल लिखे हैं। वो क्या सरकार गूंगी बहरी है? सरकार क्यों नहीं देखती है? शास्त्री जी, मैं आपको सरकारी आंकड़े बताती हूँ। एनडीए के शासनकाल के दौरान 1500 लोगों की जान गई,
1999 में कुल 52 दंगे हुए, जिसमें जान माल की भारी तबाही हुई। 2000 में 24 दंगे हुए, 2001 में 27 दंगे हुए, 56 लोग मारे गए और 158 लोग जख्मी हुए। 2002 में देश में जरा ये भी बता 28 दीजिए दंगे किस हुए, स्टेट जिसमें में हुआ? 1173 लोग मारे गए और 2272 लोग घायल हुए। 2003 में 67 दंगे हुए और कुल मिलाकर 1500 लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई। अभी मायावती जी ने और कहा अभी है, हाल में कल के अखबार में जो छपा था, यूपीए शासनकाल के दौरान 2003 से अब तक की जो घटना है उसके मुताबिक 1000 से ज्यादा दंगे हुए और 950 से ज्यादा लोग, तकरीबन 1000 लोग मैं कह सकती हूँ मारे गए। इस देश में सवाल ये है कि चाहे आपकी सरकार हो चाहे दूसरे की की सरकार हो, आम लोगों की कीमत आप लोग समझ ही नहीं रहे। आप लोगों के जान हम की ऐसा कोई नहीं कीमत कर रहे नहीं है। हैं। हम तो चाहते हैं कि इस देश में खुशहाली हो, सारे लोग मिलजुल कर रहें और हमने किया भी, हमने दिखलाया भी। जवाब दीजिए तो कि अगर सोम आप साहब ने अपने मुझे देश सीधी में की थी, खुशहाली वो की क्यों बात हाँ, करते सोम हैं। साहब के भी जवाब मैं देना चाहता हूं। जो इन्होंने कहा है उस जवाब को तो पूरा होने ही नहीं दिया गया कि उन्होंने उनके वेबसाइट पर एक मैसेज आया जिसको उन्होंने लाइक किया। उन्होंने सीडी बांटने की जो बात कर रहे हैं या उन्होंने डाउनलोड किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने पूरा अपना लिखित बयान दिया है। तो फिर उमा भारती जी को उनको ये विधानसभा उल्टी से सीधी बाहर खबरें आकर सुनाई जा रही ऐसे हैं भड़काऊ और हमारे बातें नौजवानों करने को की गुमराह जरूरत किया क्या जा थी? रहा है। हकीकत सच्चाई को बताया नहीं जा रहा है। कोई गुमराह नहीं कर रहा है। आप ये बताइए, अगर विधानसभा में बाहर निकलकर उमा भारती जी जिस तरह का बयान दे रही थी कि अगर उनको अरेस्ट किया गया तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, इसके लिए सरकार ये सचेत रहे। धमकी नहीं है, बल्कि अगर आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो हम उसका प्रतिकार नहीं करेंगे। हम जनता के बीच में जाकर के अपने ऊपर हुए अन्याय का जवाब नहीं जनता से दिलवाएंगे। जी श्याम, क्या ये कोई गलत जिस है? तरह की क्या राजनीतिक डेमोक्रेसी के परिस्थितियां विरुद्ध उभर है? के आ रही हैं, इसमें क्या आप क्या देख देखिए रहे हैं? अमृता, जो प्रशासन सवाल दबाव ये डालने है की कि जब अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात आती है, आमतौर पर सोनकर जी की पार्टी और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है। सवाल ये है कि जो अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो नीतियां बनाई जा रही हैं, ये उन पर कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। ये समझने की ज़रूरत है कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो इस देश के नागरिक हैं एक ग्रुप के तौर पर। ये विविधताओं से भरा देश है। NC सक्सेना साहब ने अपनी बात जब शुरू में कही थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आपको ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि कई पहचान के लोग आपके देश में रहते हैं, उससे आपका ये देश बनता है। और अगर उसमें एक बड़ा तबका पिछड़ा हुआ है, चाहे वो एजुकेशन के, उन्होंने कहा पुलिस के कैरेक्टर की जब बात की, आखिर क्यों वो बायस नजर आता है? क्योंकि उसमें तमाम समाज के जो हिस्से हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो भी एक बड़ी वजह है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े तबके को इस देश की, इस सरकार की, समाज की जिम्मेदारी है कि वो भी कदम से कदम मिला के चलें। अब आप उसको तुष्टीकरण इसलिए आपको नजर आता है क्योंकि आपने पिछले 60 साल में उनके लिए ये सब नहीं किया। तो ये तमाम आंकड़े मौजूद हैं, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो। तो जब कम्युनल वायलेंस बिल आप लाते हैं तो इन तमाम चीजों के तरफ भी आपका ध्यान जी, जाना उस होगा। परिप्रेक्ष्य में तो देखेंगे, लेकिन तीसरा एक जो विरोधी सुर है वो ये भी सवाल उठाता है कि जब आप इस तरह की बिल को ले आते हैं तो वहां पर गोधरा जैसे कांड को अंजाम देने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात क्यों नहीं है? देखिए, जवाब देना चाहूंगा जी। आप नहीं आप दीजिए, आप देखिए, दीजिए। ऐसा है मैं भी कि दे सकती हूँ। अगर कोई मुसलमान हिंदू को मारता है तो पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी पावर्स हैं आईपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, कि वो उस मुसलमान के खिलाफ एक्शन ले। उसमें कम्युनल वायलेंस बिल की कोई रुकावट नहीं है। ये समझना कि कम्युनल वायलेंस बिल उसको रोकता है, नहीं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब हिंदू मुसलमान को मारते हैं तब पुलिस एक्शन नहीं लेती है, या पुलिस खुद ही मुसलमानों को मारना शुरू कर देती है। मैं दो बातें और कहना चाहूँगा। देखिए, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को देखिए। ये हो सकता है कुछ बीवियां अपने पतियों को, एक बात सुन लें, मेरी बात सुन लेने दीजिए। कुछ बीवियां हो सकता है अपने पति को मारती हों, हाँ, लेकिन वो अपवाद स्वरूप है। असर होता ये है कि आदमी लोग अपने बीवी को मारते हैं। इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस बिल में जो है वाइफ्स को प्रोटेक्शन दी गई है, हस्बैंड्स को प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। कम्युनल वायलेंस बिल में मैं बताऊं आपको, जब कोई वायलेंस 1 या 2 दिन होती है तो आप देखेंगे कि जो कैजुअलिटीज हैं दोनों तरफ बराबर बराबर हैं, 2 इधर 2 उधर 2 ऐसा है। लेकिन जब कोई वायलेंस 10, 15, 20 दिन चलती है, जैसा कि पुराने इतिहास से,
तब ये रेशियो 1:10 का हो जाता है। एक हिंदू मरता है, 10 मुसलमान मरते हैं। अभी आपने जो कहा कि 1:10 का रेशियो होता है, तीस्ता जी हैं, इनको फैक्ट ये ज़्यादा ये सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन रखती हैं। गुजरात में जो गोधरा कांड के बाद जो दंगा हुआ और उसमें जो पुलिस एक्शन में लोग मारे गए थे, उसमें 380 लोग मारे गए थे, जिसमें 165 हिंदू भी मारे गए थे। नहीं, ये फिगर गलत है। ये हमने जाकिया जाफरी के पिटीशन में चैलेंज किया। देखिए, ये सरकारी फिगर है, सरकारी ऐसे फिगर कह से देने से नहीं चैलेंज है, पर आपने ये भी कह फिगर दिया, हमने भी सामने कह है। दिया, आप भी तो कह रहे हैं, हम इसलिए भी कह ये रहे कह हैं। देना कि केवल वो मारे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं ये है। हकीकत है। और आप बताइए कि गोधरा में जो शुरुआत हुआ था, ट्रेन के डब्बे में क्या कोई मुसलमान जलाया गया था क्या? ये सवाल तो कोई हमने पूछ अल्पसंख्यक लिया, जलाया गया था? ये सवाल तो हमने पूछ लिया। अब नहीं, हम देखिए, चाहते हैं यहाँ पर और मौजूद मुझे लोग दो भी आप चीज़- लोगों से सवाल जवाब करें। दो जुमला मुझे कहना है। और जो गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद देश में कोई दंगा, गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ, पर गोधरा के पहले और जब से कांग्रेस सरकार खत्म हुई थी, उसके पहले 354 दंगे उसी नहीं, गुजरात में लेकिन हुए हम थे, तो ये उसकी कह रहे चर्चा हैं नहीं ना हो कि रही इसके है। बाद कोई दंगे ना हो, इसलिए आज तक हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा दंगा हुआ है, अगर दंगा नहीं हुआ तो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट निगरानी रख स्वतंत्र लेती है। हिंदुस्तान का 117 सबसे बड़ा जो लोगों को दंगा उम्र हुआ कैद की है सजा मिली वो है, इसलिए। 1969 में हुआ था, जी, उसी जी। गुजरात में हुआ जी, था, उसकी चर्चा नहीं होती है। सुनकर करने हम वाले लौटेंगे कौन थे? आपके पास। हम बोलते हैं कांग्रेस की सरकार निकम्मी है, आप लोगों को करने देती है। नहीं, हम 1969 में करने वाले आरएसएस वाले थे। किसको निकम्मा RSS कह वाले रहे ही थे। हैं, किसको निकम्मा कहें या किसको न कांग्रेस- निकम्मा कहें, कांग्रेस ये पूरा देश रोटी देख रहा सेकती रहती है। है। और आपके कांग्रेस कह देने रोटी से सेकती रहती ऐसा है। नहीं होता है। और RSS एक ब्रेक के वाले लिए रुकते जिम्मेदार हैं, थे ब्रेक के बाद 1969 में में। चर्चा जारी रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज हम कम्युनल वायलेंस बिल पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमानों को तो आपने सुना, लेकिन अब कुछ ऑडियंस से भी सवाल जवाब। मेरा क्वेश्चन सक्सेना जी से है। आपके हिसाब से आज के इस युग में सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा होनी चाहिए? और दूसरी, आप अलीगढ़ और आगरा के डीएम रहे हैं, और पुलिस की जवाबदेही प्राथमिक स्तर पर क्या होनी चाहिए? मेरा जो विचार है वो ये, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है वो है इन पॉलिटिकल एसिमिलेशन एंड कल्चरल प्लूरलिज्म। जहाँ तक कल्चर का सवाल है, जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दीजिए, बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम पर्सनल लॉ रखिए, क्योंकि हिंदुओं में भी आप देखेंगे कि कोई पर्सनल लॉ यूनिफॉर्म नहीं है। नॉर्थ इंडिया में इंटर कजन मैरिज परमिटेड नहीं है, साउथ इंडिया में कॉमन है। तो इसलिए ये समझना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अबॉलिश कर देना चाहिए, गलत बात है। वो अलग बात है कि बहुत सारे पर्सनल लॉज जो हैं वो एंटी वीमेन है, उस विषय में नहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए कल्चरल प्लूरलिज्म होना चाहिए। हम रिकग्नाइज करें कि कल्चरल डाइवर्सिटी है। आप हो सकता है इडली खाते हो, मैं पूड़ी खाता हूँ, इसमें कोई किसी को नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ अगला सवाल रहमान खान साहब से आप पूछें। जी, हमेशा ये देखा जाता है कि कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा डेडलॉक होता है दंगे के दौरान। पुलिस कहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है पुलिस का मामला है, सेंट्रल कहता है कि पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन डेडलॉक को ख़त्म करना, और इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, ये सबसे बड़ी। सब लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे सहमत हूँ कि इसीलिए ये कम्युनल वायलेंस बिल जो आ रही थी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है, और कोऑर्डिनेशन से काम कर सकते हैं इस बिल के ज़रिए से। तो ये उन्होंने सही सवाल उठाया कि कोऑर्डिनेशन, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो स्टेट कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी, आप इसमें इंटरफियर नहीं हो सकते। मगर इस बिल के ज़रिए से इसमें सेंटर की भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है, इसी तरह से कोऑर्डिनेशन हो सकता है। मगर अगर इस बिल को हम पास करेंगे। जी, तीसरा, क्या ये जो अथॉरिटी, नेशनल अथॉरिटी बनाए जाने की बात कही गई है, क्या उसके जरिए भी इस डेडलॉक को एड्रेस किया जा सकता है? बिल्कुल।
नेशनल अथॉरिटी, हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, सबके मतलब मत लिए जाए गए, मतलब उनकी सबकी सुनाई जाए। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ एक केंद्रीय सरकार का स्टूज होगा, ऐसे जो लोगों को दिल में एक फियर भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर ना करे। एक इंडिपेंडेंट नेशनल अथॉरिटी हो जो जिस तरह की बातें जो हो रही थी फैजाबाद को लेकर या यूपी को लेकर, तो 6-7 महीने से गर्मा गर्मी जब बढ़ती जाती, जो नरेंद्र भाई कह रहे थे कि नफरत भरी जबान, नफरत भरे लेख, एक तरह की जुदाई पैदा करना, वो सब मॉनिटरिंग अथॉरिटी हो और वो चेतावनी देते रहे, सरकार को वार्निंग देते रहे, चेतावनी देते रहे, कहते रहे कि आप ये करो, एक्शन नहीं ले, ताकि एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन बने, पैरेलल डॉक्यूमेंटेशन बने कि अगर राज्य सरकार या राज्य प्रशासन या पुलिस अपने कदम नहीं उठाती है तो सर्वाइवर्स और विक्टिम्स को एक डॉक्यूमेंटेशन मिलता है अपने केस लड़ने के लिए। और एक दूसरी बात मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि ये 2002 के दंगे के बाद हमारी एक कानूनी जीत है कि सीआरपीसी में अभी सेक्शन 2482 में एक अमेंडमेंट आया है बिल्किस बानो और बेस बेकरी के केस के बाद कि विक्टिम सर्वाइवर्स अभी खुद अपने लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोसिक्यूशन के साथ रख सकते हैं कोर्ट में। ये एक सिस्टम का एक्नॉलेजमेंट है कि अगर आप सरकार पे ये बात छोड़ देते हैं तो इंसाफ नहीं होता। जी, लेकिन मैं जो नेशनल अथॉरिटी की हम बात कर रहे थे उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह की नेशनल अथॉरिटी की ज़रूरत क्या है? क्या वो माइनॉरिटी कमीशन से कोई अलग तरह का कमीशन होगा? क्या वो विमेन कमीशन से कोई अलग तरह का कमीशन होगा? और अगर उसी तरह का होगा तो फिर माइनॉरिटी कमीशन को ही क्यों नहीं स्ट्रेंथन किया जाए? देखिए, मैं जब सुषमा स्वराज जी स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर थी जो पहले वाले बिल के बाद, तो यही सजेशन स्टैंडिंग कमेटी से आया था कि आप नया अथॉरिटी मत बनो, मगर एनएचआरसी को ये अथॉरिटी का काम दे दो, मानव अधिकार आयोग का। तो ये दिस इज अ क्वेश्चन विच इज ओपन। मैं कह रही हूँ कि अभी आप इसको टेबल तो होने दीजिए कानून को या बिल को, उसको कानून बनने तक कम से कम 2-3 साल जाने चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसका कैसा ढांचा होगा। मगर हमें मानव अधिकार आयोग को अगर आप देंगे तो आप ये समझो आज भी मानव अधिकार आयोग और एनसीएम बहुत ज्यादा बर्डन्ड है, तो आपको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा ताकि वो रिस्पॉन्सिव हो सके। एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने जो कहा ना, मैं उसके बारे में कह रहा हूं कि जो ये कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया, तो इस पर हम लोगों का एक प्रश्न आया था कि जैसे तमाम आयोग बनते हैं तो वो किसी एक ही होता है, पर अल्पसंख्यक समाज के लिए कम से कम 5 आयोग बन गए हैं। कितना आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं, जरा इसका देश के सामने जवाब आना चाहिए। क्योंकि समाज में, देश में वो पिछड़े और सताए हुए लोग हैं और इसलिए उनको, तो उनके लिए 5 हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 हो, स्पेशल कमिशन लेकिन बनाए जाने में कोई हर्ज समाज के लिए 5-5 महिलाओं आयोग बनाए जाए कि महिला आयोग को और ज्यादा पावर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा पावर देना चाहिए, लेकिन सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक आयोग होना चाहिए, अनेकों नहीं। जी देखिए, पिछले 67 वर्षों से जो तुष्टीकरण चल रही है और उनको रोज कुछ न कुछ झुंझुना पकड़ाया जा रहा है अल्पसंख्यकों को, उनको सशक्तिकरण करने के लिए आप क्या कर रही है? एक कानून और दे देंगे, उससे क्या भला होगा? मैं चाहती हूँ इस सवाल का जवाब रहमान खान साहब दे तो बेहतर होगा। तुष्टीकरण या अपीजमेंट की बात हो रही है कि ये जो अल्पसंख्यकों को 60 साल से क्या दिया गया? नहीं, सरकार एक फैसिलिटेटर है, सरकार कुछ नहीं देती, यानी कि हर एक को अपनी ताकत को बढ़ाना है, तो सरकार एक फैसिलिटेटर की तरफ से हर वर्ग के लिए काम करती है, अल्पसंख्यकों के लिए भी काम करती है। और जैसा कि हमारे अलग अलग कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से जो उनके राइट्स हैं उसको दिलाने की सरकार कोशिश कर रही है और कोशिश करेगी। जी, मान्यवर उनके लिए अगर आप ये अपीजमेंट की कोई बात नहीं है इसमें। जी, शिक्षा के मामले में शासन की ओर से बहुत सारी पहल की गई हैं, स्कॉलरशिप्स है, स्कूल्स खोलना वगैरह है, लेकिन एक जो नीचे से भी होना चाहिए, मुसलमानों को स्वयं प्रयास करना चाहिए अपने को एजुकेट करने का। रामपुर शहर का एग्जाम्पल दूं, रामपुर शहर में जहाँ से आजम खान साहब आते हैं 72% मुसलमान हैं, लेकिन इंटरमीडिएट कॉलेज की जब हमने एक सर्वे किया वहाँ पर, तो जिनकी फर्स्ट डिवीजन आई उनमें से सिर्फ 2% मुसलमान थे। तो सोचिए 72% तो है पॉपुलेशन में, 30% हैं जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसमें से 30% हैं। तो गरीबी है, लेकिन साथ साथ ये भी है मुसलमानों के अंदर पे हम पढ़ लिख के क्या करेंगे, शासन नौकरी देगा नहीं हमको, तो इसलिए मत पढ़ो। शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे है। एक्चुअली क्या है, 2004 से ये कम्युनल वायलेंस बिल पास करने का विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है।
और 2002 का जो दंगा हुआ है गोधरा कांड, वो मोदी के शासनकाल में ही हुआ है। तो अगर भविष्य में मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हम ये कितना कह सकते हैं कि ऐसे दंगे नहीं होंगे और अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। जी, मेरा ये कहना है कि दंगे को रोकने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। आप देखिए कि जब गुजरात में 2002 का जो दंगा हुआ था, गुजरात में दंगे को रोकने में कौन सी इच्छा शक्ति? मैं वही बता रहा हूँ। आपकी इच्छा शक्ति एक भी नहीं है, प्लीज। ये इस बात को ही मैं बताना चाहता हूँ। 2002 में जो दंगा हुआ था, गोधरा कांड के बाद जो दंगा हुआ था, सुबह दंगा होता है, शाम को नरेंद्र भाई मोदी वहां पहुंचते हैं। और आज तक के इतिहास में कि मिलिट्री कितनी कम समय में लगाया गया है, वो गुजरात में ही सबसे कम समय में मिलिट्री वहां पर लगाई गई और दंगे को कंट्रोल किया गया था। गुजरात में को अटल बिहारी वाजपेयी ने मई महीने में क्यों भेजा? 15 दिन दंगे चले हैं। वाजपेयी ने केपीएस गिल को मई महीने में क्यों भेजा सबको रोकने के लिए? क्योंकि मई महीने तक कुछ नहीं रोका था गुजरात में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी किसी भी चर्चा में जाती है वो ये कहती है कि हमारे समय में इतने दंगे हुए, कांग्रेस में इतने, हमारे में 42 भ्रष्ट हैं, कांग्रेस में 48। आप क्या ये गिनाने आते हैं किसी चर्चा में कि हमारे में इतने भ्रष्ट हैं? क्या आपका इतना ही दायित्व है कि आप आके ये गिना दीजिए कि हमारे में इतने भ्रष्ट हैं, हमारे में इतने हैं? क्या आप उसे ये देखिए, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहते हैं कि हम लोग पूरी सावधानी बरतते हैं, हम लोग पूरा प्रशासन में पूरा ध्यान लगाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि देश में कोई इस प्रकार के कम्युनल वायलेंस ना हो। इसके लिए हम लोग अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। चाहते हैं कि आप लोग इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करें। मैं शास्त्री जी से ये कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि गुजरात में जो दंगा हुआ वहाँ भाजपा की हुकूमत की वजह से अब दूसरे दंगे नहीं हुए, तो जब पहले दंगे में तो कमर तोड़ दी गई, मार दी गई इतना, तो अब दूसरे दंगे की जरूरत क्या रही है? कांग्रेस इतने बना देती है कानून, लेकिन रियलिटी क्या है, कुछ मिलता नहीं अल्पसंख्यकों को। ये चलता रहता है, वोट की राजनीति है ये। क्या आप मेरे को इसका उत्तर देंगे? रियलिटी कानून का होना जरूरी है। ये कहना कि कानून बन जाए तो क्या आप कर सकते हैं? कानून होना जरूरी है और वो कानून इसलिए बनता है कि हम जो प्रजा होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनको एक हक दिया जाता है कानून के जरिए से। ये कहना कि क्या कानून बन जाने से रुक जाएगा, रुकने के लिए करते हैं। और ये जरूरी है कि कानून बनना, हर तरह का कानून होना चाहिए। कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन के लिए भी एक कानून की जरूरत है और उसमें कोई दो राय नहीं है, कानून बनना चाहिए। लेकिन लोगों को मिलेगा रियलिटी क्या होती है। अभी तक इतने कानून बने, अगर कानून बने हैं तो आपका हक है, आप लड़के, आप न्यायालय में जाके उस हक को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अमृता जी, कानून मैं अपनी बात जो मैंने बहुत पहले कहा था, इसमें दो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो उन्होंने कहा, फिगर भी दे दिया कि 30% 35% रुक जाएगा, अच्छी बात है तो रुक जाएगा। लेकिन होता क्या है कि एक कानून बना के फिर तो हम अपने हाथ अपने साफ कर लेते हैं कि हमने तो कानून बना दिया। तो जो हार्ड वर्क है, जो स्लॉगिंग है एट द फील्ड लेवल, जिसको मैं बार बार जिसको प्रिवेंशन कह रहा हूं, एक तो उसका डर है। और आमतौर से सरकारों में देखा गया है कि ऐसा होने की पूरी संभावना है कि कानून बन गया तो अब इसमें हमको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर एक चीज। नंबर दो, अपीजमेंट तो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। अपीजमेंट का जो बात कर रहे हैं वो तो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। उस लॉजिक से तो सभी कुछ अपीजमेंट है। SC ST के लिए जो कानून, जो स्पेशल मेजर्स हैं, तो वो वाली बात तो नहीं है। लेकिन जो बात इन्होंने उठाई है कि आप यदि मेजॉरिटी के ऊपर मतलब वायलेंस हुआ है तो वो तो IPC में उसको डील किया जाएगा, और माइनॉरिटी पे है तो वो स्पेशल कानून में होगा। तो इसको मुझे लगता है थोड़ा सा, जैसे रहमान साहब ने कहा ना कि हम ऑर्डिनेंस लेके आने की कोशिश करेंगे, इसमें वो बहुत जल्दबाजी में स्टेप होगा। थोड़ा सा इसका एक आखिरी सवाल तीसरा मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी। सुधींद्र कुलकर्णी का एक लेख में पढ़ रही थी, दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने उठाई हैं कि या तो शिया सुन्नी के मामले में भी इस तरह के कानूनों को पालन किया जाना चाहिए, और जो क्रिश्चियन प्रोफेसर के हाथ काट देते हैं उन लोगों के मामले में भी इस कानून का पालन होना चाहिए। क्या होगा? देखिए, जहाँ पे आप डेफिनेशन करेंगे, क्रिश्चियन प्रोफेसर के साथ अगर हाथ काटा जाता है तो क्रिश्चियन प्रोफेसर एक अल्पसंख्यक है। कानून एक हथियार बनता है, धीरे धीरे उसकी
जूरिस्प्रूडेंस बनती है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, अगर आप जिले के लेवल पे देखेंगे तो मालेगांव और गोधरा में देखेंगे तो मुस्लिम मेजोरिटी में हो जाएंगे। तो ये भी इवॉल्व होते जाएगा धीरे धीरे। मगर मैं मानती हूँ, लेकिन फंडामेंटल्स तो ठीक होने चाहिए। मैं मानती हूँ ना, मगर मैं मानती हूँ स्टैंडिंग कमेटी में जाने दीजिए, उसका बहस तो करने दीजिए। कौन सा बिल जाएगा स्टैंडिंग कमेटी में? वो तो आना चाहिए ना बिल। मगर मैं कहना हूँ कि ये इस तरह रोकना, इसके पहले इसका रोकना सही। और मैं बात हूँ, एक मैच्योर डेमोक्रेसी, हम एक लोकशाही है, हम अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर के रूप में देखना चाहते हैं। अगर हमारे अल्पसंख्यक आज भी 65-67 साल के बाद असुरक्षिता महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में खामियां हैं। वो खामियां एड्रेस करने के लिए और हमें मैच्योरिटी होनी चाहिए और हमें डिविजिव पॉलिटिक्स खेल के, नफरत भरी पॉलिटिक्स खेल के इसको रोकना चाहिए। किसी वर्ग विशेष के लिए या हिंदुओं के लिए दुर्भावनापूर्ण न हो बिल, हम ये चाहते हैं। रामबाण साबित नहीं हो सकता है दंगों को रोकने के लिए, लेकिन अगर राजनीतिक दल ये मानते हैं कि दंगे उनके लिए समर्थन जुटाने का हथियार साबित हो सकते हैं तो उन्हें भी अंदर से आत्मविश्लेषण करना होगा। और इसके साथ ही मतलब प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था को भी अपने अंदर आत्मविश्लेषण करके अपने अंदर की कमियों को दूर करके इस बिल को लाकर सभी लोगों को बराबर न्याय का हक दिलाया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।